वेलकम टू केमिस्ट्री एज। अगर आप CUT एस्पायरेंट हैं तो क्या इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते हैं? अगर नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ हमने डिस्कस की हैं मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम्स जो बार बार एग्जाम में CUT के एग्जाम में आपसे पूछी जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से है। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए चैप्टर फर्स्ट में 9 तरह के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से हर एक एग्जाम्पल को देखना है कि उनमें सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है। तो यहाँ जो कैम्फर है वो होती है सॉलिड फेज के अंदर, और नाइट्रोजन आपको पता है गैस है, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये सॉलिड का है इन गैस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपको दी गई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वो बनाते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहां पर आपके पास दो एल्काइल हैलाइड हैं, एक है आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड और एक है आपके पास मिथाइल क्लोराइड। तो डेफिनेटली इन दोनों में से एक होगा। देन ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखिए वाटर जो होता है आपका, उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एल्केन की फॉर्मेशन होती है। यानी यहां पर जो ऑप्शन आपका आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। देन क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां क्या बनेगा आपका? एल्काइल क्लोराइड बनेगा, यानी यहां आपका सी ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब इन दोनों एल्किल हैलाइड में से रिएक्शन स्टार्ट किससे होगी? रिएक्शन बी से स्टार्ट होगी। क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ए बनेगा। अब आपका ऑप्शन बी, ए, डी और सी, तो बी, ए, डी एंड सी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बार ओस्मोसिस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए। मैंने इससे पहले भी आपके लिए 4 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। हर एक के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? द मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। बिल्कुल हम लिखते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस occur when a pressure larger than osmotic pressure is applied to the concentrated solution side। बिल्कुल कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन साइड होती है उधर ही हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, जिससे सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज करके हम सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। एडिमा occurs due to retention of water in tissue cell as a result of osmosis। बिल्कुल ये भी बात सही है। इसका मतलब ए, बी, सी और जो डी आपके ऑप्शन हैं वो सारे स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट दिए गए हैं। ए, बी, सी और डी थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड डी। दो आपके पास लिक्विड है जिनका वेपर प्रेशर आपको दिया गया है 5 एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड आर 500 mmHg एंड 800 mmHg। यानी ये प्योर के वेपर प्रेशर दिए गए, तो मैंने पी ए नोट एक का दिया गया है 500 mmHg और सेकंड का दिया गया है पी डी नोट 800 mmHg। क्या पूछा गया है? द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड डी बॉइल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 700 mmHg, यानी आपको पी टोटल दे दिया कितना? 700 mmHg। द मोल परसेंटेज ऑफ डी, यानी डी का मोल परसेंटेज पूछा है, तो हम यहां क्या यूज करेंगे? राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे, विच स्टेट्स दैट पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी डी नोट एक्स डी। हम एक्स ए या फिर एक्स डी में से एक को इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स डी इक्वल टू क्या होता है? 1, यानी जो भी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट में होते हैं उनका सम 1 होता है। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स डी हो जाएगा। तो यहां पर हम प्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स डी। तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी? पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स डी प्लस
पी डी नोट एक्स डी, एक्स डी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और आपकी इक्वेशन हो जाएगी पी ए नोट प्लस एक्स डी देन पी डी नोट माइनस पी ए नोट। ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। अब आप यहाँ से पी टोटल आपको गिवन है कितना 700, पी ए नोट आपको दिया गया है 500, एक्स डी हम कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा दैट इज 300, आप माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 200 इक्वल टू आपका आ जाएगा 300 एक्स डी, देन एक्स डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी कि 0.666। आपसे पूछा गया है परसेंटेज के अंदर, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 66.6% जो है आपका सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन क्या गिवन है 2A2 गैस प्लस 1/4x गैस फॉर्म 2A2x गैस। क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड टू डबल। देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को डबल हाफ करने की बात करते हैं, जबकि यहां पर क्या कहा गया है वॉल्यूम इज इंक्रीज टू डबल। देखिए वॉल्यूम जब इंक्रीज करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम को जब डबल करते हैं तो कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर डबल करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है आपकी हाफ हो जाएगी। इट्स वैल्यू डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट, प्रेशर को आप डिक्रीज करके ऐसा कर रहे हैं। इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो आपका एक्स है उसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए टू। तो देखिए रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है पावर 2, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पावर 1। अब क्या चेंजेस किया जा रहा है, वॉल्यूम को डबल किया जा रहा है तो आपकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/8 के कंसंट्रेशन ऑफ A2 स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ X पावर 1। तो इनिशियल जो आपका रेट है उसका अर्लियर रेट के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा 1/8, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट जो आपकी रेट है उसका 1/8 हो जाएगा। तो डिक्रीज बाय 8 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ इट्स रेट, रेट क्या गिवन है देखिए यहां पर है k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। अब देखिए पर सेकंड जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी काफी क्वेश्चन आपसे सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, और जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लिखते हैं तो उनमें कुछ जो स्टेप्स हैं वो फास्ट होते हैं और एक स्टेप जो होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटर्मिनेटिंग, यानी इसी स्टेप से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शंस कई स्टेप के अंदर होती है। ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट स्टेप, नहीं। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, बिल्कुल। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, जो स्लो स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मॉलिक्यूल एक्स एसोसिएट्स इन अ गिवन सॉल्वेंट एज द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे, एक्स फॉर्म इट्स ट्राइमर, एक्स क्या बना रहा है, एन मॉलिक्यूल जो इसके एसोसिएट हो रहे हैं, हमें पता नहीं है कि एन जो है वो डाइमर बना रहा है ट्राइमर बना रहा है। फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स द वांट ऑफ फैक्टर वाज फाउंड टू बी 0.8, यानी जो आई की वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 0.80,
एंड द फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वॉज, यानी कितने परसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट होंगे, वो दिया गया है आपको 0.3, यानी अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.3, यानी कि 30% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। अब आई जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आई क्या होता है, आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। अब मैं यहां पर एक सपोज करूं कि इनिशियली आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, जिनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स या तो डाइमर बना रहे होंगे या फिर ट्राइमर बना रहे होंगे। अब हमें पता नहीं है कि वो डाइमर बना रहे हैं या फिर ट्राइमर्स बना रहे हैं, तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, उनका सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। इसका मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, ट्राइमर बना रहे हैं। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि I इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल। सपोज दैट आपने 100 पार्टिकल लिए और 30% पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, दैट मीन 30 पार्टिकल मिलकर के 10 पार्टिकल बनाएंगे, तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे आपके, 80 हो जाएंगे, यानी 70 तो बचे रह गए थे, 30 थे वो 10 बनाएंगे तो टोटल कितने हो गए 80। अब आप 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी 0.8। इससे आपका वेरीफाई भी हो रहा है कि क्वेश्चन क्या है आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, ये वो क्वेश्चन था जो इनिशियली मैंने बात करी थी। अब अगर आप लॉन्ग मेथड से सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूं कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो T75% और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन होता है 1.5 इंटू टी हाफ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T75% और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन होता है 2 इंटू में टी हाफ। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है तो T75% लिखें या 3/4 लिखें, एक ही बात है, ये रिलेशन होता है 3 इंटू में टी हाफ, क्योंकि यहां पर आपसे फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया है। T75% आपको दिया गया है 32 मिनट, तो 2 इंटू में T50% या हाफ लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू 16 मिनट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 10 सेकंड से भी कम टाइम में हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हेक्सा साइनिडो मैग्नेट सेकंड आयन। तो यहां पर सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो Mn का कॉम्प्लेक्स है, और 6 जो है वो आपके साइनिडो लिगेंड इसके साथ अटैच हैं। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है जो तभी आएगी जब 4 नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ Mn की अगर हम बात करें तो Mn 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड देखिए, साइनाइड जो है आपके एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो बनाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को जब आप लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तब इन्हें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो Mn2 पॉजिटिव की अगर बात करेंगे तो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, देखिए Mn का क्या होता है 3d5 4s2, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बन रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर पेयर करवा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड रह जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm। n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि आ जाएगा 1, देन 1+2 यानी 3, तो आ जाएगा √3, और √3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1.73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉलोइंग कंपाउंड व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड क्या रिएक्टिविटी होगी, क्या क्या गिवन है, बेंजेल्डिहाइड, आपका बेंजेल्डिहाइड ये हो गया। सेकंड दिया गया है पैरा टोलुई
टोलुइन है या आई थिंक एल्डिहाइड। नेक्स्ट आपका दिया गया है पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, यानी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। एंड देन दिया गया है एसिटोफिनोन, यानी ये वाला कंपाउंड आपको गिवन है। क्या बताना है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दें तो इनमें देने का इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इसको किस बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और प्लस आई इफेक्ट लगा करके और जो कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। ये आपका सिंपल एल्डिहाइड हो ही गया। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो अगेन प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और सेकंड ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यानी कि इस कार्बन को कवर करने का काम करता है जिससे न्यूक्लियोफाइल इस तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर देखें तो वो है आपकी पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड की। तो देखिए सबसे पहले ये तीन ऑप्शन जो हैं जिनमें पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड दिया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे कैंसिल हो जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें तो जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है ये तो क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। अगेन ये क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है और प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है तो ये भी कम कर रहा है। यानी इन दोनों के कंपैरेटिव, इसके कंपैरेटिव और इसके कंपैरेटिव, इन दोनों के कंपैरेटिव जो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो आपकी बेंजेल्डिहाइड की होगी। तो अब इनमें सेकंड के अंदर अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो बेंजेल्डिहाइड दिया गया है, देन पैरा टालुई एल्डिहाइड दिया गया है, एंड सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है आपका वो एसिटोफिनोन है क्योंकि ये प्लस आई भी लगा रहा है प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी को टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ स्टेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो ये एसिटोफिनोन सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, थर्ड नंबर हो जाएगा। तो आराम से आप सोच करके इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दबाजी ना करें, पहले फैक्टर्स को अप्लाई करें, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करते जाएं अपने ऑप्शंस को, देन आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस। अब आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने की वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। लेकिन किस वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए गए। इट हैज़ अल्फा हाइड्रोजन एटम, गलत बात है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास किसी भी तरह से अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये तो सही है। इसके बाद अगर हम देखें इट डज नॉट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। अरे भाई कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन ही तो होता है। अब ये कह रहा है कि नहीं होता, गलत है। इट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट एल्कली, यानी बी और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका सही है। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है। मैं आपको पूरी इक्वेशन समझा देता हूं। देखिए जब इसको गर्म किया जाता है कंसंट्रेट एल्कली के साथ तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर के वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। जो सेकेंड मॉलिक्यूल आपका है वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर के क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड ना बन के उसका सोल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए एनिलीन क्या है, आपका एक बेस है और जो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई जाती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड करवाई जाती है। जैसे कि आप इसके लिए अनहाइड्रस AlCl3 काम में लेते हैं। होता क्या है, ये जो बेस है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके एक सोल्ट फॉर्मेशन कर लेता है जिसकी वजह से एनिलीन जो है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता। अब क्या रीजन दिया, इट फॉर्म सोल्ट विद लेविस एसिड, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, अरे भाई अगर ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन फर्दर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। अगर एक बार सोल्ट फॉर्मेशन हो गई तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग की तरह ये काम करेगा। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ कितने ऑप्शन आपके हो गए जो सही है, आपका हो गया ए, आपका हो गया सी और डी। तो ए सी और डी आपके थर्ड ऑप्शन में
आपको मिलते हैं। देखिए एनिलीन यानी जो एमीन चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सीयूटी में पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूंगा कि आप एमीन चैप्टर और उसकी हर एक रिएक्शन को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखिए सेम ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर और सबसे लास्ट में ये प्रॉब्लम दी गई है। अब देखिए क्लोरीन के दोनों ही इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट तो इसका -I, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरा है इसका +M इफेक्ट। अब जो +M इफेक्ट है और जो -I इफेक्ट तो क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन जो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से है? +M इफेक्ट की वजह से। इसलिए ये जो इनकमिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां आता है? या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल सही है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। क्लोरीन डीस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लोरीन रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, बिल्कुल सही है, +M इफेक्ट की वजह से। अब एक ऑप्शन आपका बचता है बी, द क्लोरीन डीस्टेबलाइज। देखिए क्लोरीन का इफेक्ट कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के दौरान कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। यानी आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? ए, बी और डी जो ऑप्शन है आपके वो सही हैं। तो ए, बी और डी आपका फर्स्ट के अंदर ही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इटार्ड रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज। अब याद करिए कि इटार्ड रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो मैंने नेम रिएक्शन के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले 2 वीडियोस बनाई थी, एक नेम रिएक्शन के ऊपर और एक डिस्टिंग्विश टेस्ट, जितने भी आपके +2 के अंदर है। एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए इटार्ड रिएक्शन को सबसे पहले समझते हैं। यहां आप टोलुइन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ। आपका क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2। देखिए बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि आपके कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि बेंजील्डिहाइड होता है। अब यहाँ ऑप्शन क्या दिए गए हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक क्लोराइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एरोमेटिक अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, एरोमेटिक अमाइंस बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए इटार्ड रिएक्शंस दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी of the following compound based on pKa values। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये 3 जो हैं वो सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक एसिड्स हैं। एक में ब्रोमीन लगाया गया है CH2COOH। अब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डेफिनेटली ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेकंड की बात करें, क्लोरीन यानी क्लोरो एसिटिक एसिड दिया गया है, देन फ्लोरो एसिटिक एसिड दिया गया है, और जो एक ऑप्शन है वो आपको मिथेनोइक एसिड या मैथेनोइक एसिड जो दिया गया है, फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनकी जो एसिडिटी है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ सबसे पावरफुल अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूँ तो वो कौन सा है? फ्लोरीन है। यानी सी जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब सी आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब इन 2 ऑप्शन को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे कम होती है क्लोरीन की, तो यानी कि आपका इसके बाद आएगा बी ऑप्शन, उसके बाद ब्रोमीन यानी ए ऑप्शन, और सबसे कम हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? ए ऑप्शन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो जब प्रेजेंट होते हैं एज ए सब्सटीट्यूएंट तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following compound will be repelled when placed in an external magnetic field? अब देखिए जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम सब्सटेंसेस को प्लेस करते हैं वो 2 तरह के बिहेवियर शो करते हैं, आइदर द वीकली अट्रैक्टेड, आइदर द वीकली रिपेल्ड। एक तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक और दूसरे को कहते हैं हम डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक एक हो जाता है आपका डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली। और ये क्या होते हैं?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। अब यहां से हमें पूछा गया है कि कौन जो सब्सटेंस है आपका वो रिपेल्ड होगा। अब रिपेल्ड कौन से होते हैं, जो सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं, और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो अब ऑप्शन अगर मैं फर्स्ट देखूं तो यहां पर कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में, तो डेफिनेटली कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 होता है, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो सकते। सेम अगर मैं यहां बात करूं तो आयरन यहां 2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, और 2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्प्लिटिंग होती है तो T2G6 यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन 3 T2G ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हो जाते हैं, और अगर ये पेयर्ड हो गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का तो ये क्या होगा, रिपेल्ड होगा। हम यहाँ भी बात कर सकते थे, देखिए यहाँ जो है आयरन वो 3 पॉजिटिव में, और 3 पॉजिटिव का मतलब 3d5, तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पेयर्ड हो ही नहीं सकते। कैडमियम ये निकल सॉरी Zn, Cd और Hg, कॉपर यानी जिंक के नीचे आता है, और यहाँ अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे जाए तो वो कैडमियम 2 पॉजिटिव के अंदर, और 2 पॉजिटिव के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, पेयर्ड मिलेंगे। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ बचता था, थर्ड नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप सिर्फ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ना जाएं, कॉम्प्लेक्स किस तरह का बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल बनने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड भी हो जाते हैं, और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयन के कंपैरेटिव अलग हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 एट 298 केल्विन विल प्रोड्यूस 47% ऑफ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मल वे से अगर हम करें, नाइट्रेशन अगर करवाएं हम एनिलीन का, कि भाई एनिलीन तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो सब्सटेंस बनेगा और पैरा बनेगा। लेकिन क्योंकि ये एसिड्स हैं और ये क्या है, बेस है, तो एनिलीन जो है वो इनकी प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इस फॉर्म में ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ना होकर के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसलिए यहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, एक ऑर्थो, एक पैरा और एक मेटा। तो यहां जो ऑर्थो है वो तो बहुत कम बनता है, मेटा और जो पैरा हैं वो ज़्यादा बनते हैं। अब किस परसेंटेज में बनते हैं, देखिए जो आपका ऑर्थो है वो केवल और केवल 2% बनता है, कहाँ मेजर सोच रहे थे 2% बनता है। पैरा जो प्रोडक्ट है आपका वो 51% बनता है, और मेटा जो है वो बनता है 47%। तो क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। रीजन क्या है कि एनिलीन बेसिक नेचर का होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बनाता है, और ये जो आपका है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और क्यों, किसकी वजह से डीएक्टिवेटिंग है, -I की वजह से, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा इसका ऑर्थो के ऊपर पड़ेगा। ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ऑर्थो जो है वो सबसे कम बन रहा है 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मैं ये कम से कम मैंने जो पेपर आपको सॉल्व करवाए उनमें तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए दो तरह की एमाइंस आपको ध्यान में रखना है जब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। एज अकॉर्डिंग टू मैं आपकी NCERT के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स है, यानी कि जैसे ये हो गया प्राइमरी अमीन, ये आपका हो गया सेकेंडरी अमाइन, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका हो गया टर्सरी अमाइंस, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, सिर्फ नाइट्रोजन आएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन, और इनके साथ आप अमोनिया ले लें, इनके साथ आप C6H5NH2 ले लें। तो देखिए जब मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की बात हो, स्मॉलर एल्किल ग्रुप है, और जब स्मॉलर एल्किल ग्रुप है तो आप एक छोटा नंबर याद रखेंगे 213, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है सेकेंडरी की, उससे कम होती है प्राइमरी की, उससे कम होती है टर्सरी की, टर्सरी से कम होती है अमोनिया की, और अमोनिया से भी कम होती है एनिलीन की। अगर ये ग्रुप इथाइल है यानी C2H5NH2 प्राइमरी अमीन हो गया, C2H5 ट्वाइस NH सेकेंडरी हो गया, या इस तरह से टर्सरी अमाइन की बात हो, यानी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की बात हो,
तो आप एक बड़ा नंबर याद रखेंगे 231, 231, यानी सेकेंडरी अगेन सबसे ज़्यादा है, उससे कम आपका टर्सरी होगा, उससे कम आपका प्राइमरी होगा, इनसे भी कम होगा अमोनिया, और सबसे कम जो होगा वो होगा एनिलीन। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्रिक के साथ याद रखें, स्मॉलर ग्रुप है देन आप स्मॉलर नंबर रखेंगे, लार्जर ग्रुप है तो आप लार्जर नंबर रखेंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, बेसिक स्ट्रेंथ तो पूछी जाए बट किस स्टेट में, गैसियस स्टेट के अंदर, तो आप ध्यान रखेंगे 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन इफेक्ट हो गया, स्टेरिक फैक्टर हो गया, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए नॉर्मल ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर गैसियस स्टेट दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स दी गई हैं आपको, तो ऑर्डर क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे कम होगा एनिलीन। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कहूँ तो सबसे कम 3 नंबर, देन आपका अमोनिया ऑप्शन में नहीं है, देन आएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री है आपका ये वाला, उसके बाद आपका आएगा 3 डिग्री यानी 4 नंबर, और सबसे ज़्यादा होगा आपका सेकेंडरी यानी कि सेकेंड नंबर। ये जो आपका ऑप्शन जो भी आपको गिवन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिस्ट को मैच करना है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही पूछी गई हैं, इवन सैंडमेयर रिएक्शन आप एमाइन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड नंबर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है और ये आपकी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से। लेकिन अगर फ्लोरीन को एक्सचेंज करना है तो जैसे कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, इस तरह के सब्सटेंसेस की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यानी कि जो फर्स्ट है यहाँ पर आप देखिए AgF यूज हुआ है, या COF2 हो, चाहे Hg2F2 हो, इस तरह के कंपाउंड लेकर के अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है और हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है तो उसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी फर्स्ट जो है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन की बात करें तो हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, देन एक हायर एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ अगर इसमें देखेंगे तो आप हायर एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है, 4 नंबर हो गई। नेक्स्ट आपकी बच गई सैंडमेयर रिएक्शन, यानी एलिनीन की रिएक्शंस आप सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HX। तो पहले बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बनता है जिसकी रिएक्शन CO2X2 के साथ करवाते हैं, तो आपका ये C6H5 है बेटा। तो यहाँ पर एरिल हैलाइड बनते हैं और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैंडमेयर। तो सेकंड जो रिएक्शन है वो आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक आपको पैसेज दिया जाता है और उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो हमने यहाँ पर करीबन 30 क्वेश्चन के आसपास 26 या 27 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस थे जो या तो बहुत इजी थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ अनसीन पैसेज जो आपको दिया गया है, द बैटरी और सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी of the redox reaction to electrical energy. In a fuel cell, the chemical energy of combustion of fuel like hydrogen, ethanol, etc. are directly converted to electrical energy. In a fuel cell, H2 and O2 react to produce electricity where H2 get oxidized at anode whereas oxygen is reduced at cathode. The reaction in reaction क्या हो रही है, आपको कैथोड पर भी रिएक्शन दी गई है और एनोड पर रिएक्शन दी गई है। क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है कितनी, 67.2 लीटर एट STP। ये डेटा आप याद रखेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कितनी जो आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो 15 मिनट के अंदर जो वॉल्यूम दिया गया है वो 67.2 लीटर आपको दिया गया है। तो 62.7 को आप बदल देंगे मोल्स के अंदर। अ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और ये आपको दिया गया है 67.5 डिवाइडेड बाय 22.4। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 67.5 ही दिया गया ना, 67.2 है, सॉरी 67.2 है, ये 67.2 आपको गिवन है, सॉरी 2 दिया गया। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये 4 से 3 टाइम हो जाएगा।
3 हो जाएगा, यानी कि कितने मोल, 3 मोल। आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है 67.2 लीटर का, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या करिए, जस्ट डबल, यानी जितने मोल आपके हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे उनसे जस्ट डबल जो मोल आपके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने हाइड्रोजन देखा 3 मोल थे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी होता है। T आपको ऑलरेडी गिवन है, देखिए कितने मिनट में दिया गया है, ये 15 मिनट के अंदर आपको दिया गया है, और 15 मिनट के अंदर 6 मोल आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब 1 मोल पर जो चार्ज होता है वो होता है 96500 कूलम, और टाइम कितना दिया गया है, 15 मिनट दिया गया है। उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 15 मिनट ही गिवन है, बिल्कुल 15 मिनट गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 643.3 एम्पियर। जबकि देखिए यहाँ आपसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पूछा गया है, और जो आंसर दिए गए हैं वो कूलाम के अंदर दिए गए। दैट मीन आपको केवल चार्ज फाइंड आउट करना है, यानी 96500 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट टाइम जो आपका आंसर क्या आएगा, 579000 कूलम, यानी चार्ज पूछा गया है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इन द इंटायर करंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर, जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है 108 ग्राम पर मोल, फ्रॉम सिल्वर फर्स्ट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। अब देखिए सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1 मोल अगर सिल्वर आयन है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल। 1 मोल का मतलब 96500 कूलम चार्ज, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, 1 मोल डिपॉजिट होगा, और 1 मोल का मतलब हो गया 108 ग्राम। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 6 मोल हैं, तो ये भी कितना डिपॉजिट हो जाएगा, 108 इंटू में 6 यानी 648 ग्राम। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके CUT प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।